हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 6 के साथ। और ये होने वाला है हमारा चैप्टर वैश्वीकरण। तो इसमें बहुत सारी बातों के बारे में जानना है। वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्यों जरूरी है, उदारीकरण क्यों लाना पड़ा, नई आर्थिक नीति क्या है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर 20 वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर पूरी वीडियो में बने रहना है, हर एक बात को समझ में आने वाला एग्जाम के लिहाजे से और ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो यही समझना है, शुरू कहाँ से करना है हमको चैप्टर में, वैश्वीकरण से। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, निजीकरण से क्या समझते हैं। अब इसको समझना है हमको, निजीकरण से क्या समझते हैं। तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है। निजीकरण का अर्थ होता है जितने भी व्यवसाय है, जितने भी उद्योग है, जितने भी व्यापार किए जा रहे हैं, उसको अधिकतर उद्योगों, व्यवसायों या व्यापारों को निजी क्षेत्र में कर देना, यानी निजी व्यक्तियों के अधीन कर देना, निजीकरण कहलाता है। हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा। निजीकरण का मतलब होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्या क्यों जाता है, ये बात समझना है हमको। देखो, निजीकरण से होता है ना, किसी भी व्यापार उद्योग को जब निजीकरण कर दिया जाता है तो वो बेहतर तरीके से चल पाता है ना। क्योंकि मान लो गवर्नमेंट के पास इतने सारे उद्योग है, इतने सारे काम है, हर एक उद्योग, हर एक काम को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो किसी उद्योग का निजीकरण किया जाता है तो वह किसी एक विशेष व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी उद्योग का यदि निजीकरण हो रहा है तो पूरी उद्योग जो है सरकार निजी संस्था को दे दे या निजी व्यक्ति को दे दे। सरकार ऐसा करती है कि कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है, कुछ परसेंट जो है वो निजी कंपनियों को दे देती है, जिसके बाद सारा देखरेख का, उत्पादन का जो काम है वो निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। निजीकरण का मतलब होता है किसी निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्यों लाया गया था, है ना। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, है ना। लोगों के पास रोजगार नहीं थे, वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था। इन वजहों से निजीकरण को लाना पड़ा। अब इसके बारे में और अधिक डिटेल में जब बात करेंगे, जब निजीकरण और यहाँ पर नई आर्थिक नीति की बात जब आएगा ना, तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उदारीकरण से क्या समझते हैं, या उदारीकरण से क्या समझते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो। उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या उद्योग करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर देना उदारीकरण कहलाता है। अच्छा माहौल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में आके काम करना चाहती है तो उससे टैक्स कम लिया जाए, इतना लिया जाए जितना जायज है। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, जगह जगह टैक्स ही लगने लगा, उसको जमीन नहीं मिल रहा है कंपनी डालने के लिए, जो विदेशी कंपनी है उसको वर्कर नहीं मिल रहा है, सस्ते वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर, भारत में आकर व्यापार व्यवसाय करना नहीं चाहेगा, उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर क्या करती है भारत सरकार, नियमों में कुछ छूट देती है। जो टैक्स है उसको थोड़ा कम कर देगी, जो वर्कर्स का जो पेमेंट होता है उसको थोड़ा कम करेगी। तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा कम करके क्या है, एक उचित माहौल तैयार करके विदेशी कंपनियों को दिया जाएगा व्यापार व्यवसाय करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे अपने देशवासियों को भी सुविधा होगा और साथ ही विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा और भारत सरकार भी फायदे में यहाँ पर रहने वाला है। तो उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के लिए सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। वही बात है, जो अनावश्यक नियम है, उदारीकरण का मतलब क्या है, अनावश्यक जो नियम है, जो प्रतिबंध है, उसको हटा लेना। ठीक है। उदारीकरण भी क्यों लाया गया, वही बात है। 1991 के आसपास में आके भारतीय इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उस फंसे हुए स्थिति से निकलने के लिए यहाँ पर उदारीकरण को लाना पड़ा, ताकि बाहर से निवेश हो भारत के अंदर, बाहर की पूंजी भारत में आए, है ना, बाहर की कंपनियां भारत में आए, कुछ वो कमाए और कुछ फायदे हमको भी दे जाए, जिससे हमारा भी देश बेहतर तरीके से, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, है ना।
अब जी आ जाओ, जो चैप्टर का नाम है, फाइनल एकदम टाइटल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। जो पिक्चर का नाम है उसी पर पहुंच चुके हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सामानों, पूंजी, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि सभी देश जो है ना एक दूसरे देश में व्यापार कर सकता है। पहली बात तो ये समझ। दूसरे देश जो है वो एक देश जो है वो दूसरे देश में जाकर कंपनी लगा सकता है। दूसरी बात, कोई भी निजी व्यक्ति दूसरी जगह जाकर के काम कर सकता है। तीसरी बात, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब होने लगती है ना तो वैश्वीकरण समझ में आ जाता है हमको। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करने की छूट मिल जाती है, जिससे दोनों देश की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है। अब वैश्वीकरण के अंगों को लिखे, ये हमको जानना है। तो वैश्वीकरण के अंग को देख लेते हैं। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। यानी कि वैश्वीकरण के अंग का होने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण होने से क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। पहला तो व्यापार या व्यवसाय संबंधी अवरोधों की कमी। जब तक व्यापार या व्यवसाय में हम अवरोध रखेंगे, मतलब फालतू का नियम बना के रखे, तब तक वैश्वीकरण लाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो दूसरी कंपनियां आना ही नहीं चाहेगी। आप कर दो 18% जीएसटी लग रहा है ना, उसको कर दो आप 50% पे। कौन सी कंपनी भारत में आके व्यापार करना चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। तो खाली जीएसटी तो हम लोगों पे लगता है ना। मतलब भारत सरकार जो टैक्स है, मान लो मोबाइल फोन पे 18 के बदले कर दे कितना, मान लो कि 40% कर दे। अब वो कंपनी का अपना मूल्य है, 40% सरकार टैक्स लगा रही है, तो अब उसका मोबाइल जो है भारत में बिकना ही कम हो जाएगा। जहां तहां यहाँ पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो उसको कम कर दे तो थोड़ा सा ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगा उस मोबाइल फोन की। तो सरकार यहाँ पर ये कर सकती है। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। इसका मतलब क्या है, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार करती है तो क्या हुआ, पूंजी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। मतलब दूसरे देश की जो पूंजी है वो हमारे देश में आएगी, हमारे देश की पूंजी जो है वो दूसरे देश में जाएगी। इस तरीके से पूंजी का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है, जो भारत के उद्योगपति है वो दूसरे देश में जाकर के निवेश कर सकते हैं, अपना कंपनी लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। जो विदेशों के उद्योगपति वो हमारे देश में आकर उद्योग लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब यहां पर बात यह आती है कि जब दूसरे देश की कंपनियां, कोई मान लो मोबाइल कंपनी हमारे देश में काम करने के लिए आ रही है, तो भारत सरकार का नियम, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका नियम इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है तो सारा का सारा वर्कर वो अपने यहाँ से लेकर के आएगी। यहाँ पर काम करने का अर्थ है भाई यहाँ के लोगों को काम दो ना, ये नियम तो है। अब कुछ वर्कर को वो क्या करेगा, अपने यहाँ से लेके आएगा, कुछ वर्कर हमारे यहाँ का होगा, कुछ इंजीनियर्स वहां का होगा, कुछ इंजीनियर्स हमारे यहाँ का होगा। दोनों मिलजुल करके काम करेगा। अब जब दोनों मिलजुल के काम करेगा ना तो दोनों का नॉलेज शेयर होगा, यानी कि हमारे इंजीनियर कुछ सीख लेंगे, कुछ उनके इंजीनियर सीख लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का आदान प्रदान हो जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद श्रम का अबाध प्रवाह। ठीक है। इसका मतलब है वैश्वीकरण जब हो जाता है तो इसका मतलब यह भी है कि एक देश के श्रमिक जो है दूसरे देश में, और दूसरे देश के श्रमिक जो है यानी कि काम करने वाले लोग जो है वो पहले देश में आकर के काम कर सकते हैं। इसके लिए छूट होती है। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, और पूंजी भी यहां पर बदलता रहता है। आगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? वैसी कंपनी जो एक देश से शुरू होता है, जिसका मुख्यालय एक ही देश में होता है, यानी मेन ऑफिस जो होगा, मेन ब्रांच जो होगा वो एक ही देश में होगा, लेकिन अलग अलग देशों में ऑपरेट करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि सैमसंग की बात करेंगे, सैमसंग बहुत सारे, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में काम करता है। रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस भारत के अलावा बहुत सारे देशों में काम करता है। तो ये सारी कंपनी जो है कौन सी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार कार्य करती है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो काम करने का तरीका है
ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एक देश की कोई कंपनी होगी जो अलग अलग देशों में काम करेगी, वहां पर जाकर सामान बनाएगी और वस्तु को उत्पादन करके अलग अलग देशों में जाकर बेचेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी काम कैसे करती है? बहुराष्ट्रीय, मान लो एक कार बनाना है ना, तो कार बनाने के लिए टायर बनाना पड़ेगा, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, ग्लास यानी शीशे की जरूरत होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करता है? जहां पर टायर सस्ता है वहां पर टायर बनवा लिया, जिस देश में वहां पर टायर का डाल दिया, हब उद्योग डाल दिया। जहां पर ग्लास सस्ता है उस देश में जाके ग्लास बनवा लिया। जहां पे डोर बन रहा है यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स है, स्टीयरिंग बन रहा है, वहां पर स्टीयरिंग बना कर ले आया। जहां पर सस्ते स्टीयरिंग बन रहा है वहां पर स्टीयरिंग बना कर ले आया। मान लो एसी लगाना है कार के अंदर, जहां पर एसी बन रहा है तो वहां पर सस्ता एसी वहां से उठा लिया दूसरे देश में जाकर। तो एक जो कार की कंपनी है सिर्फ भारत में आकर के नहीं बन रही है, इसका सामान अलग अलग देशों में बन के आ रही है और फिर असेंबल कर रही है यहाँ पर नेपाल में जाकर के, या भारत में कई दूसरी जगह असेंबल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कार बनाने वाली उस कंपनी को जिस सामान का फायदा हो रहा है वहां पर जाके बना रहे, है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इस तरीके से काम करता है। देखो एक सिंपल सा उदाहरण है जिसको हम समझ ले तो बहुराष्ट्रीय कंपनी और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर हम यूएसए यानी कि अमेरिका में जाकर के खोजे अंग्रेजी बोलने वाले यानी कि कॉल सेंटर के लिए खोजे, तो यहाँ पर हमको जो है ना 40 से 50 मिनिमम देना पड़ जाएगा मंथली वर्करों को, जो काम करने वाले, जो जॉब करने वाले हैं, किसके? कॉल सेंटर के लिए काम करने वाले को खोजे तो 40 से 50 हजार रुपया डिमांड करेगा। वहीं पर भारत में देखेंगे 15 से 30 हजार के बीच में इजिली जो है बात करें इंग्लिश बोलने वाले इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब जो है ना, इसलिए देखो भारत में जो है बहुत सारी कंपनियों का कॉल सेंटर है। क्यों कॉल सेंटर है भारत में? क्योंकि यहाँ पर 15 से 30 हजार में काम चल रहा है, वहां पर क्या है कि 40 से 80 हजार रुपया मांगा जा रहा है। तो कंपनी को फायदा है भारत में कॉल सेंटर रखने से, तो कंपनी भारत में कॉल सेंटर रखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मॉल से क्या समझते हैं? ऐसा बाजार जिसमें एक ही छत के नीचे उपयोग की सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी वस्तुएं मिल जाए उसे मॉल कहते हैं। तो देखो एक ऐसा दुकान होगा जहां पर उपयोग की अधिकतर वस्तुएं, अब सारी वस्तुएं तो नहीं मिल सकती है लेकिन अधिकतर वस्तुएं वहां पर अवेलेबल होगा, तो उसको हम मॉल कहेंगे। अब ये मॉल अलग अलग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहरों में भी खुलने लगे हैं। मॉल होने से सुविधाएं भी है और कुछ नुकसान भी है। सुविधाएं ये है कि लोगों को आसानी से कम कीमत पर सामान उपलब्ध हो जाता है। नुकसान ये है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे काम करने वाले होते हैं, जो छोटे दुकानदार होता है, उनको नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो ये मॉल होता है। आपने देखा भी होगा मॉल अपने आसपास के बाजारों में। निवेश से क्या समझते हैं? किसी भी व्यवसाय को करने के लिए जो भी खर्च होता है उसको निवेश कहते हैं। किसी भी उद्योग को करने के लिए जो भी खर्च होगा वो निवेश होगा। जैसे कि मान लो भूमि, भवन, मशीन, व्यवसाय लगाने के लिए या उद्योग लगाने के लिए ये सारी चीज हमको चाहिए होता है, तो इसको निवेश बोलेंगे। सपोज हमको एक दुकान खोलना है, बूट शू, एक बूट शॉप खोलना है, मतलब जूते का दुकान या शू शॉप खोलना है, तो ये हमको खोलना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? सबसे पहला तो लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ 2-3 वर्कर होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। फिर दुकान में कुछ सामान लगेगा, वो सारा सामान चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं को करने में जो खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। यानी किसी भी व्यवसाय या किसी भी व्यापार या किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए जो भी खर्च होता है उसको हम लोग निवेश कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है विदेशी निवेश से क्या समझते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, हमने बता दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, कि वैसी कंपनी जो एक देश में शुरू होता है और बाद में बढ़ जाता है, अलग अलग देशों में जाकर के अपना उद्योग फैला लेता है, वहां पर काम करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। जैसे का रिलायंस जियो क्या कर रहा है? भारत के अलावा किसी और देश में भी जाकर काम कर रहा है। सैमसंग हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरीके से ये सारी कंपनी जो है क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल है यहाँ पर विदेशी निवेश क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाती है ना, तो वहां पर भी यही सब काम करती होगी क्या? कुछ ना कुछ निवेश तो करेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो जमीन को लेने में, भवन बनवाने में, मशीन ले जाने में, मशीन लाने में, ये सारे में खर्च होगा ना। वर्कर को देगा तो खर्च होगा। तो ये जो खर्च जितना हो रहा है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी का, वो विदेशी निवेश कहलाता है।
समझ में आ गया। चल आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपने कार्य का प्रचार करती है? हाँ, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुराष्ट्रीय, अब चले तो आए जी, दूसरे देश से भारत में चले आए काम करने के लिए, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन हमको कोई जानता नहीं है ना, तो किस प्रकार से हम अपने सामान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने उत्पाद को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्या तरीका होता है ना। पहला है यहाँ पर स्थानीय कंपनी को खरीदकर उससे उत्पाद का प्रसार करता है। पहले बात तो ये समझो, ये जो है ना पावरफुल टेक्निक है बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी भी कंपनी की, जो सामान भारतीय बाजार में पहले से चला जा रहा है, पहले से उपलब्ध है, अब आकर के उसी ब्रांड के सामान को हमने खरीदा और है ना, नाम हमने वही रहने दिया, सिर्फ लोगो अपना वहां पर डाल दिया। भाई ये कंपनी जो है ना, अब इस कंपनी से आ रहा है, सामान वही है लेकिन कंपनी उसका बदल गया। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे पार्ले से थम्स अप ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा ना, थम्स अप ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है। अब थम्स अप शुरू जब हुआ था तो ये किससे बनता था? ये तो आया था पार्ले समूह से, यानी कि पार्ले कंपनी ने थम्स अप बनाना शुरू किया। लेकिन जब कोको कोला भारत में आया, वो ये भी कहानी बड़ा दिलचस्प है, कोको कोला एक बार आया फिर गया फिर आया, है ना, भारत सरकार ने बैन भी किया उसको, लेकिन फिर जब दोबारा आया तो यहाँ पर पार्ले का जो समूह था ना थम्स अप, मुश्किल हो रहा था यहाँ पर कोको कोला को सरवाइव करना, क्योंकि पार्ले का दो तीन कैटेगरी इसका ऐसा बन गया था जो बहुत अच्छा मार्केट पकड़ लिया था, जिसमें से एक था थम्स अप। अब यहाँ पर क्या किया कि कोको कोला ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि यहाँ पर पार्ले समूह को थम्स अप को बेचना पड़ गया। अब जब थम्स अप को पार्ले समूह ने बेचा तो फिर वो कोको कोला ने खरीद लिया और अपना ब्रांडिंग लगा के, कंपनी का जब नाम आया तो कोको थम्स अप जो है वो किसका है? कोको कोला का है। तो इस तरीके से कंपनियां, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है तो इस तरीके से काम करती है, किसी भी स्थानीय कंपनी के किसी एक अच्छे प्रोडक्ट को खरीद लेती है, वो अपने यहाँ बनवाती है, ठीक है, और उसका मार्केटिंग करके बेच देती है। दूसरा जो उपाय होता है कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का कार्य करती है। अब ऐसा नहीं है ना हम जाकर के कुछ करना शुरू किए, वहां पर जाकर एकदम से हमारा सामान जो है बिकना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। कोई दुकान भी खुलता है तो ऐसा नहीं है कि सारे ग्राहक जो है एक ही बार में उस दुकान में आ जाएंगे। कुछ ग्राहक तो आएंगे लेकिन बहुत सारे ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसको अलग अलग जगह पसंद है। इस स्थिति में क्या करेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी? मान लो एक किराना का जनरल स्टोर है इसका, ये तो सभी जगह होता है। मेरे पास धन है तो उसको बोल दिया भाई पहले तो 30% हम दे रहे हैं, कुछ और धन तुमको दे रहे हैं, इसमें लगा दो, हमको दे देना, ठीक है। मतलब इसके साथ टाई अप कर लिया और प्रॉफिट में क्या करेगा, ये अपना हिस्सेदारी इस तरीके से बात कर लेगा, इतना % हिस्सा हमको चाहिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यही करती है। शुरू में क्या करती है, ऐसा नहीं जोखिम उठाने का काम करती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी देसी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है। ये बात अलग है कि जब उसका पैर जम जाता है तो फिर वो कंपनी से अलग होकर के अपना काम शुरू हो जाता है। जैसे एक कंपनी है हीरो और होंडा। हीरो जो है वो भारतीय कंपनी है, होंडा है विदेशी कंपनी। अब दोनों मिलकर के बनाता है हीरो होंडा। दोनों क्यों मिला? क्योंकि भारतीय कंपनी है हीरो, उसको भारत के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। होंडा जो है वो विदेशी कंपनी है, उसको उतनी बेहतर तरीके से भारतीय मार्केट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हीरो होंडा ने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि हीरो और होंडा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को लगा भाई कि अब अपना काम हम खुद ही कर सकते हैं, हमको भी अच्छी तरह की जानकारी हो चुकी है भारतीय मार्केट की, कहाँ से कौन सामान आएगा, किस तरीके के व्हीकल्स बनाए जाएंगे, किस तरह के वाहनों का निर्माण किया जाएगा भारत के लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर क्या करता है, पहले टाइप करता है फिर तोड़ लेता है, ये कंपनी को चलता रहता है। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती है। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि कोई कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी नया आया, अब उसको कुछ बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके प्रोडक्ट का। तो इस स्थिति में क्या करेगा, अपने यहाँ जैसे का सामान बन रहा है ठीक उसी तरीके का सामान कोई और कंपनी बना रहा है तो उसको ऑर्डर दे देगा।
ठीक है, और उससे ऑर्डर क्या करेगा, एक साथ लेकर के सामने जो उसको देना है जहां पर, वहां पर वो पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर समझना चाहे इसको, मान लो कोई एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो है वो भारत में आती है, ठीक है, भारत में आके इसका प्रोडक्ट चल जाता है, इसको मान लो 5 लाख है ना, 5 लाख आइटम चाहिए, यानी कि 5 लाख मोबाइल का डिमांड होता है। ये दो मान लो कि 2.5 लाख तो खुद बना सकता है, 2.5 लाख खुद बना सकता है, लेकिन 2.5 लाख इसको बाहर से बनवाना पड़ेगा। तो 2.5 लाख ये क्या करेगा, किसी दूसरे छोटी कंपनी जो इस तरीके का काम करता है, कर सकता है, उसी तरह के ब्रांडिंग के साथ, उसी तरह की क्वालिटी के साथ उसको दे देगा, उससे काम करवा के अपने कंपनी के नाम से 5 लाख का सेल कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे छोटे उत्पादकों से भी माल खरीद लेती है, बनवाने का ऑर्डर भी देती है और उस ऑर्डर को समय पर पूरा कर लेती है। तो ये था हमारे पास, क्या था क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपने कार्य का प्रचार प्रसार करती है, किस तरह अपने सामान को बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को लिखिए। वैसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया। एक बार फिर से चर्चा कर दे, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब दो देशों के बीच व्यापार शुरू हो जाता है, एक देश दूसरे देश के यहाँ जाकर व्यापार लगाना शुरू कर देता है, सामानों को बेचना शुरू कर देता है, उद्योग लगाना शुरू कर देता है, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण क्यों संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, ठीक है। प्रौद्योगिकी के कारण आज दो स्थानों की दूरी को आसानी से कम खर्च और कम समय में तय किया जा सकता है, जो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। अब अगर एक कंपनी अगर मान लो दूसरे देश में जाकर के अपना प्लांट लगाना चाहती है, एक और कंपनी डालना चाहती है, तो इजिली यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जाकर के वहां पर लगा सकती है। पहला कारण तो ये है। साथ ही सूचनाएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। कंप्यूटर आ जाने से अलग अलग क्रांति आ गई। अतः हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी कारण औद्योगिकरण का बढ़ावा मिला। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक में क्या क्या आया। एक तो सूचना को आप बड़ी तेजी से भेज सकते हो। सूचना मतलब कुछ कहीं किसी को बात करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स पर भेजना है, कोई फाइल भेजना है, किसी तरह की जानकारी मांगनी है। अब एक कंपनी है कि मान लो एक देश में है, भारत के अंदर है, ये अलग अलग देशों में काम कर रही है, वो निर्देश तो इसको अलग अलग देश तक, सूचना तो इसको अलग अलग देश तक भेजना है। तो जब तक ये सूचना भेजने में समस्या थी तब तक क्या होता था, नहीं हो पाती थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं चल सकता था। अब ये सूचनाएं आसानी से पहुंच जा रही है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ, जो भी मशीन होगा, कुछ भी सामान मंगाना होगा, एक देश से दूसरे देश आसानी से समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग से बहुत कम समय में ये चला जाता है। तीसरी बात है कि भाई ये कंप्यूटर जब आ गया तो कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे कार्यों में सुविधा हो गया। तो ये जो तीनों जो क्षेत्र है, सूचना वाला क्षेत्र है, परिवहन वाला क्षेत्र है और ये जो कंप्यूटर वाला क्षेत्र है, ये तकनीक के उदाहरण है। यानी कि तकनीक विकसित होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आसान, या बोल सकते हैं हमारा जीवन और ज्यादा आसान हो गया है। ये तो पहला था वैश्वीकरण को सफल बनाने में पहला कारण प्रौद्योगिकी में प्रगति। दूसरा है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब हमने उदारीकरण के बारे में बताया था कि अपने देश के अंदर नियम कानून में जो कड़ाई है उस कड़ाई को कम करना, ठीक है, मतलब नियम कानून जो कठोर बना रखे हैं उस नियम कानून को कम करना। अब ये जब कम होता है तो बाहर की विदेशी कंपनियां कूद के आती है काम करने के, भाई हमको भी काम करना है, हमको भी काम करना है। अब ये करा रहेगा तो क्या करेगा, कूद करके आएगा, पैर तोड़ के वापस चला जाएगा। तो कौन पैर तोड़ने वाला काम यहाँ पर कौन करे। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यापारिक अवरोध से क्या समझते हैं। अवरोध का मतलब क्या होता है, बता दो जरा। अवरोध का मतलब क्या होता है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अभी हमने क्या बताया उदारीकरण के बारे में ना, उदारीकरण के बारे में बताया, अभी बता रहे हैं अवरोध के बारे में। ये जो उदारीकरण में जितने भी नियम सरकार हटाते हैं ना, उसको ला दो तो वो अवरोध हो जाता है। अवरोध का मतलब रुकावट। कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे कानून है जिसके कारण जो है, जो विदेशी कंपनियां हैं वो काम करना नहीं चाहती है यहाँ पर किसी भी देश के अंदर, या भारत की बात ले लो, भारत के अंदर नहीं काम करना चाहती है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक अवरोध बोलेंगे, है ना। कई बार अवरोध लगाना जरूरी भी हो जाता है, कई बार अवरोध लगने से नुकसान भी हो जाता है। पढ़ ले, आ जाओ। कुछ ऐसे नियम और कानून जो व्यापार में रुकावट पैदा करती है, व्यापार का अवरोध कहलाती है, ठीक है। सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग व्यापार में वृद्धि या कटौती एवं कौन सी वस्तु जिसमें कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय लेने के लिए करती है।
कई बार देखो क्या होता है ना कि वस्तुओं का मूल्य सरकार बढ़ा देती है। अब बढ़ा इसलिए दिया कि भाई हमको वो जरूरत ही नहीं, हम क्यों ले, है ना। कई बार वस्तुओं का मूल्य जो बेचना चाहती है उसके लिए टैक्सेस कम कर दिया जाता है। जब भारत सरकार, देखो जब हमारे पास ऐसा नहीं है, भारत सरकार सीधा सीधी क्या करेगा, कोई अगर दूसरी कंपनी है तो वो भारत सरकार अगर व्यापार करने के लिए हमारे देश में आएगा तो भारत सरकार डायरेक्टली उसको मना कर देगा, नहीं कर सकता है ना, तो उसको वो छूट है। तो भारत सरकार करेगा क्या, उस समय टैक्स बढ़ा देगा, मैं काम करने तो लेकिन तुमको 35% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अब वो कंपनी बोलेगा भाई हम नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो 35-30% टैक्स ले लो हम देश से और थोड़ा मोड़ा सामान बेच देते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब जब भारत सरकार को जरूरी है तो क्या करेगा, ये कर देगा टैक्स 20%, 20% में तुम्हारे सामान 20% टैक्स में ले लेंगे। अब ये टैक्स हो गया कम, अब वो सामान ज्यादा अब इसने लगेगा प्लास्टिक। तो ये सारी बात होता है। व्यापारिक अवरोध का मतलब होता है ऐसा नियम जो व्यापार में रुकावट पैदा कर देता है, जिसके कारण जो कंपनियां हैं, जो व्यवसाय है वो भारत में आकर के या किसी भी देश में जाकर करना नहीं चाहेगा, उसको हम व्यापारिक अवरोध कहेंगे। विश्व व्यापार संगठन से क्या समझते हैं। देखो, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही तरीके से चलाना है। आज विश्व व्यापार संगठन का मतलब है एक ऐसा बहुत सारे देशों का एक ऐसा समूह है। ये देखो, ये अलग अलग देश है, ये सारे देश मिल करके क्या किया, एक समूह बनाया जो विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, और इस संगठन का मुख्य मकसद है कि व्यापारिक पर्यावरण को सही तरीके से बना करके रखना। जो व्यापारिक वातावरण है अलग अलग देशों के बीच में सही तरीके से बनाकर रखना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में, और भारत तब से इसका सदस्य रहा है ना। अभी वर्तमान में बात करें 149 या इससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, 2-3 बातें जो निकल के आती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, कुछ देशों का संगठन है, 149 देशों का संगठन है, जिसमें भारत ज्वाइन हुआ था। जब विश्व व्यापार संगठन बना था उसी समय में भारत विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना था। इसका कार्यालय जो है, मेन हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, हाँ, व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ये बनाता है और उसका देख रेख करता है। कोई देश तोड़े तो वहां पर सजा भी देने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। ये है हमारा विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड जानकारी। अब आगे जानना है कि भारत में वैश्वीकरण जरूरी ही क्यों है, क्यों वैश्वीकरण को क्यों लाए, नहीं लाए तो अभी तो काम। वैश्वीकरण नहीं आने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके काम नहीं करेगा। क्यों जरूरी है, क्यों विदेशों के लोगों को, देखो 1991 में से पहले क्या था, अभी बात समझो। 1991 से पहले क्या था, इसको हमको समझना है। 1999 में जो है, 1991 में हम यहाँ पर उदारीकरण भी आया, मतलब व्यापारिक और व्यावसायिक नियमों में बदलाव किए गए। नई आर्थिक नीति आया, नई आर्थिक नीति आया। ठीक है, अब ये कहां चला गया। ठीक है, नई आर्थिक नीति आया। इससे पहले क्यों नहीं आया, देखो इससे पहले ये था ना कि अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल शासन करके गया था। अंग्रेज जो यहाँ पर आया था ना, वो भी आया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आया, यहाँ पर आकर के बैठ गया और कब्जा कर लिया पूरे भारत पर। अब हम लोगों को यहाँ पर डर लग रहा था कि भाई अगर मान लो वैश्वीकरण की इजाजत देते हैं, दूसरे देशों के आकर यहाँ पर व्यापार करने के लिए देते हैं, तो फिर से कहीं वही स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाए। इसलिए 1947 में आजाद हुए। 1947 से लेकर 1991 में बहुत कम कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो भारत में आकर काम करती थी। लेकिन चूंकि भारत के साथ समस्याएं बढ़ती चली गई, अब अगर अर्थव्यवस्था को अगर मान लो बहुत आगे लेकर जाना है, तरक्की करवाना है, तो यहाँ पर उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति महत्वपूर्ण हो जाता था। जिस कारण से 1991 में नई आर्थिक नीति बना, और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में विदेशी कंपनी आकर काम करने लगा। तो भारत में वैश्वीकरण की जरूरत क्या है, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। क्या क्या है देख लो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। अब होता यह है कि जब यहाँ पर वैश्वीकरण होता है तो बाहर की पूंजी हमारे देश में आकर के लग जाती है।
यानी कि कुछ पैसा तो वो हमारे देश से लेकर के जाएगा, लेकिन कुछ पैसा हमारे यहाँ दे करके भी जाएगा। ये काम तो कर रहा है, वो तो कमा करके तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा धन वो कमाएगा ना तो हमको भी दे करके जाएगा। चाहे वो हमारे वर्कर को दे के जाए, चाहे गवर्नमेंट को पे करे, टैक्स के रूप में पे करे। तो इन सारे से क्या हुआ, हमको भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है वैश्वीकरण से। पहला बात तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। अब जब वैश्वीकरण होता है ना, कोई विदेश की ऐसी कंपनी है, हमारे मान लो कि कोई जो है ना, मान लो कोई शर्ट हमारे यहाँ मिल रहा है 500 रुपये, अब उससे अच्छा शर्ट आकर के कोई यहाँ पर 450 रुपये में बेचे, कोई दूसरी विदेशी कंपनी आके, तो व्यक्ति 450 रुपया लेगा, ना कि 500 रुपया वाला शर्ट लेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि 450 रुपये जो भी शर्ट बेच रहा था जो कंपनी, उसका यहाँ पर सेलिंग ज्यादा होगा। अब इसको खत्म हो गया, कितना करना पड़ेगा, 450 या 400 रुपये के आसपास आना पड़ेगा। मतलब ये लूट नहीं सकता है। कहने का मतलब है प्रतियोगी शक्ति, कंपटीशन बढ़ जाता है दो कंपनियों के बीच में वैश्वीकरण होने से, जिसके कारण कहीं ना कहीं फायदा वहां के उपभोक्ताओं को होता है, हम लोग को होता है। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, प्रौद्योगिकी का मतलब वही है तकनीक। जब वैश्वीकरण होती है तो नई नई तकनीक हमारे पास आती है। उत्पादन तथा उत्पाद के स्तर को उन्नत करना। अब यहाँ पर जब वैश्वीकरण होता है तो अलग अलग देशों से कंपनियां आती है, बराबर जो है अपना सामान को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों कि जैसा हमने पहले ही कहा है, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कम प्राइस में अच्छा सामान देने की एक होड़ सी लग जाती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है, यानी जो सामान का प्रयोग करता है, खरीद के प्रयोग करेगा, उसको फायदा हो जाता है। इसके अलावा जो है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो जाता है, बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ हो जाता है, वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़, क्योंकि देखो जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी, बैंकों में पैसा उतना ज्यादा आएगा, वित्तीय क्षेत्र में उतना ज्यादा पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं बैंक और वित्त के लिए ये अच्छा ही है। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, और मानव का जो क्षमता है, मानव का क्षमता है, वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखो विदेशी कंपनी आकर हमारे यहाँ काम करेगी तो नई नई तकनीक के आधार पर काम करना शुरू करेगी। अगर हम काम करने के लिए कुछ हमको आता है, कुछ जाकर और वहां सीखेंगे, तो हमारी क्षमता का विकास होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी आता है, हमको मोबाइल के बारे में चलो कुछ नहीं जानकारी, उस कंपनी में गए, सबसे पहले कवर लगाने का काम दे दिया। अब धीरे धीरे हमको जब उस कंपनी में रहेंगे तो मोबाइल के अंदर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 साल में हमको जानकारी हो जाएगा। तो ये जानकारी हमको हो जाता है मानवीय पूंजी का। अब क्या हुआ, मेरा विकास हो गया। अब अपना हम क्या कर सकते हैं, या दुकान भी डाल ले, या किसी दूसरे कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ज्यादा सुविधा हमको वहां से मिलने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को लिखिए। कहने का मतलब क्या है, बिहार में वैश्वीकरण हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, हुआ तो है, लेकिन सकारात्मक यानी अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, बिहार में वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में बात करना है। बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण नई नई बीज, नई नई खाद हमारे यहाँ आसानी से पहुंच जाती है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ये हकीकत बात है। निर्यातों में वृद्धि, जब यहाँ पर कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई है तो निर्यात में तो वृद्धि होना ही है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, अब विदेशों से आकर के कंपनियां कुछ कंपनियां बिहार में भी काम कर रही है, या उसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार को ही फायदा हो रहा है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि, अब जो भी सामान बन रहा है ना, तो यहाँ पर घरेलू उत्पाद यानी कि ये बोल सकते हो कि राज्य की आय बढ़ रहा है और साथ ही साथ व्यक्तियों की भी आय यहाँ पर बढ़ रही है। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, नेक्स्ट है अच्छे किस्म की वस्तुओं जो पूरे विश्व में उपलब्ध है, वो अब बिहार में भी आसानी के साथ हम खोज सकते हैं, वो आसानी से हमको मिल जाएगा। रोजगार के अवसर में वृद्धि, जब नई नई कंपनियां लग रही है बिहार के अंदर, नए नए सामान आ रहे हैं, तो नए नए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन, ठीक है, और वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बीमा कंपनियां भारत में आके अपना काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में
वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखे। ये तो सकारात्मक प्रभाव था, बहुत अच्छा है, बहुत वैश्वीकरण बहुत अच्छा है। अब वैश्वीकरण बिहार के लिए खराब क्यों है ये तो बता दो। तो बिहार में वैश्वीकरण खराब क्यों है इसको जानना है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। अब जब से वैश्वीकरण आया ना, तब से जो कृषि पर आधारित उद्योग है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता चला गया। कुटीर एवं लघु उद्योग का विपरीत प्रभाव। अब जो है वैश्वीकरण में क्या, जैसे ही वैश्वीकरण आएगा तो प्रतियोगिता बढ़ जाती, जैसा हमने पहले कहा प्रतियोगिता बढ़ेगा, जो भी घरेलू उद्योग था वो मारा जाएगा, है ना, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, क्योंकि वही सामान कम दाम में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर हमको दे जा रही है, दूसरी कंपनियां विदेशों कंपनियां आकर दे जा रही है, तो हम वो उसको ज्यादा दाम में क्यों खरीदेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो भारत की अभी कोई कंपनी है और वो लाइट बनाने बल्ब बनाने का काम करती है, वो बल्ब मिलेगा हमको 100 रुपये में भारत की, और चाइना वाला बल्ब मिल जाता है यहाँ से 40 रुपये में, तो ये हम खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर मान लो कि चाइना का बल्ब नहीं होता तो हम यही बल्ब खरीदते 100 रुपया वाला, तो भारत की कंपनी को फायदा होता, हमको फायदा होता। तो यहाँ पर ये हो जाता है। रोजगार पर विपरीत प्रभाव। जो भी छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी और जो विदेशी कंपनियों के जो सामान आने से उन पे भी असर पड़ रहा है। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी तो आ रही है लेकिन बिहार में सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है, जिसके कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा है। वहां पर तो बहुत सारी कंपनियां आकर के अपना ब्रांच लगा रही है, प्लान डाल रही है, लेकिन बिहार के अंदर संरचना यानी आधारिक संरचना, ना ही रोड अच्छा है, ना ही बिजली की सुविधा अच्छी है, ना ही संचार की सुविधा अच्छी है, जिसके कारण क्या है कि बिहार में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। देख लेते हैं सन 1991 के आर्थिक सुधार से क्या समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि सन 1991 के आर्थिक सुधार से क्या समझते हैं। अब हुआ यह था कि 1980 से लेकर के 90 दशक के बीच भारतीय सरकार जो है देश को चलाने में या अर्थव्यवस्था को चलाने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। उस समय ना ही उदारीकरण था, ना ही निजीकरण था, ना ही वैश्वीकरण था। अधिकतर संस्थाओं पर, कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारत सरकार का क्या बोल सकते हैं, भारत सरकार का ही उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर भारत सरकार ही था। कहने का मतलब यह है बाहर की कंपनियां भारत में आके काम नहीं कर पाती थी, यहाँ के रूल्स इस प्रकार के थे, बाहर की कंपनियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता, तो बाहर की कंपनी यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहती थी। कुल मिला के ये बात है। अब हुआ ये, अर्थव्यवस्था की स्थिति इतना अधिक खराब हो गया, यहां से देखेंगे 15 दिन के लिए भी, ठीक है, 15 दिन के लिए भी हमारे देश में संसाधन नहीं बचे, है ना, विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था कि 15 दिन भी देश चल सके। इतना अधिक 1991 से पहले यानी 1980 से 90 के बीच में इतनी स्थिति खराब हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था की कि 15 दिन के लिए भी हम लोगों के पास मुद्रा नहीं था कि देश चला सके, सभी लोगों को सुरक्षित रख सके, सभी लोगों को सुविधा दे सके, इतनी स्थिति खराब हो गई। तो अंततः क्या किया गया, इस स्थिति से उबरने के लिए 49 केजी यानी 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में बंधक रखा गया और वहां से धन लिया गया। अब ये सारी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, अर्थव्यवस्था जो निचले स्तर पे आ गया था, समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी, ये इसलिए हो रही थी कि बाहर की कंपनियों को हम अपने यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बुला पा रहे थे। हमारे रूल्स इस प्रकार के थे, नियम इस प्रकार की थी कि हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और इसका होना जायज भी था, क्योंकि इंग्लैंड जो है ब्रिटिश 200 वर्ष तक शासन करके गया था, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में डर बैठा हुआ था कि अगर हम बाहर की कंपनियों को लाते हैं तो हो सकता है फिर से हमारे ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है, लेकिन जब इतना कुछ हो गया तो फिर 1991 में भारत सरकार ने एक नीति अपनाई जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। अब इस नीति में ऐसे नियमों का एक ऐसा समूह बनाया गया जिससे कि विदेशी कंपनी जो है भारत में आकर के व्यापार करे और उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करे। यानी कि नियम में छूट ढिलाई दिया गया, टैक्स में ढिलाई किया गया, नियम कुछ इस प्रकार से बनाए गए कि उन जो कंपनी यहाँ पर आकर व्यापार करना चाहती है, जो काम करना चाहती है, उसको भी फायदा हो। साथ ही साथ यहाँ जो अगर विदेश की कंपनी भारत आती है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलने वाला है,
तो ये सारी, तो उसके बाद 1991 के बाद जो है विदेशी कंपनियां क्या करने लगी, भारत में आके व्यापार करने लगी। और आज हम जहां पर खड़े हैं, कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। लोग यहाँ पर अब खुशी खुशी जी पा रहे हैं मेहनत करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, आर्थिक सुधारों का क्या मतलब है। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका आरंभ 1991 में अर्थव्यवस्था के कुशलता, उत्पादक, लाभदायकता था एवं प्रतियोगिता शक्ति के अंतर में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया गया था। तो आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, 1991 का बात किया हमने। 1991 से पहले स्थिति 1980 से 1991 के बीच में स्थिति क्या हुई थी भारतीय अर्थव्यवस्था को। इस स्थिति से उबरने के लिए जो भी कानून, जो भी रूल्स बनाए गए, वही तो आर्थिक सुधार है ना, वही आर्थिक सुधार था। आर्थिक सुधार में मुख्य रूप से बात क्या किया गया, 3 बातों पर ध्यान दिया गया। कौन कौन सी थी, उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया। क्या है उदारीकरण? उदारीकरण का अर्थ होता है हमारे रूल्स इस प्रकार के हो कि कंपनियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं, मतलब टैक्स में कम कर देना, कंपनी के लिए भूमि उपलब्ध करवाना। ठीक है, निजीकरण का मतलब है कि निजी व्यक्तियों को, निजी संस्थाओं को कार्य करने का अधिकार देना, कंपनी लगाने का अधिकार देना। और वैश्वीकरण का मतलब है कोई अगर विदेश से आकर के कोई कंपनी यहाँ पर काम करना चाहती है तो उसको बढ़ावा देना। जब ये 3 बातों को 1991 के जो है नई आर्थिक नीति में इसको अपनाया गया, जिसके कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ जो है ग्रोथ कर पाया। आगे आ जाओ, देखना है कुछ और बात। आम आदमी कौन होते हैं? अब ये बेहद जो है आम क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है कि आम आदमी होते कौन है। भारत में 85% लोग ऐसे हैं जिनकी आय जो है कम है, जिन्हें जीवन यापन के लिए सामान्य सुविधाएं की मतलब क्या है, उनके पास ना ही अच्छा घर है, ना ही 2 वक्त का रोटी जुटा पाते हैं सही तरीके से, वे आम आदमी कहलाते हैं। ठीक है, ना ही जब बहुत ज्यादा गरीब है, ना ही बहुत ज्यादा अमीर है, वो आम आदमी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ 85% लोग ऐसे जिनकी आय कम है, जिन्हें जीवन यापन के लिए सामान्य सुविधा नहीं मिल पाती है। सामान्य सुविधा नहीं मिलने का मतलब ये है कि पानी नहीं मिल पाता है सही तरीके से, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाता है, उनके पास अच्छे घर नहीं है, उनके पास व्हीकल्स नहीं है, ये सामान्य सुविधा है। ठीक है, तो वैसे लोग जो ना ही ज्यादा अमीर है, ना ही ज्यादा गरीब है, आम आदमी कहलाते हैं। वैश्वीकरण पर आम आदमी का क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, ये देखना है हमको। उपयोग की आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि मार्केट में जो है ना उत्पादों की कमी नहीं रही। अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो मान लो अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है, बिस्किट का निर्माण कर रही है, अब एक ही कैटेगरी में 10 से 20 बिस्किट यहाँ पर मिल जा रहा है उसी मूल्य पर। अब कंपनियों के सामने चुनौती ये है कि अपने उत्पाद को मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर प्राइस में भी गिरावट आ जाती है, जिसके कारण कंपनियां क्या करती है, सर्वाइव करने के लिए अपना मूल्य जो है वो कम करती है, कम से कम मूल्य पर अच्छे से अच्छे वस्तु देने की कोशिश करती है ताकि उनके वस्तुओं का सेल यहाँ पर बढ़ सके। तो कहने का मतलब क्या, उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। यहाँ पर वैश्वीकरण के कारण लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, रोजगार के बहुत सारे साधन खुले हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में हो गया, तकनीक के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि रोजगार के साधन जो है वो बढ़े हैं, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। आगे है आधुनिक तकनीक की उपलब्धता। और वैश्वीकरण के कारण सबसे बड़ी बात हुई है ना, वो तकनीक भारत आ पाया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विदेश की कंपनी कोई आकर के भारत में काम कर रही है तो वो वहां की तकनीक भी लेके आएगी। अब चूंकि कुछ काम करने वाला विदेश के होंगे, यानी कुछ कंपनी के होंगे जो बाहर से आएंगे, और कुछ हमारे काम करने वाले होंगे, तो दोनों के बीच में तकनीक का आदान प्रदान होगा। यानी कि भारतीय लोगों को नई तकनीक से रूबरू होने का मौका मिलेगा, वो नई तकनीक को जान पाएंगे। तो बाहर से वैश्वीकरण के कारण तकनीक भी हमारे देश के अंदर आता है।
अब बुरा प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण का, ये देख लेते हैं। कम कुशल लोगों में बेरोजगारी की बढ़ने की आशंका, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, इंग्लिश एकदम बिल्कुल कमजोर है उनका, उन लोगों के साथ क्या होता है कि वो वैश्वीकरण के कारण उनको रोजगार ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कंपनियों को पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए, ऐसे लोग जो कंप्यूटर जानते हो, ऐसे लोग जो इंग्लिश जानते हो, ऐसे लोग जो मशीन चलाना जानते हो, पहले से सीख करके आए हो, या जल्दी जो सीख पाए। अब जल्दी कौन सीख पाएगा, जो पढ़े लिखे होंगे वही जल्दी सीख पाएंगे मशीनों को चलाना। तो इस तरीके से कहने का मतलब, जो कम कुशल लोग हैं उनके लिए वैश्वीकरण जो है वो समस्या है। उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, दूसरा बात है जो भारत के उद्योग है वो वैश्वीकरण में भारत में ही नहीं टिक पा रहा है। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे कि दीपावली के समय में क्या होता है, चाइना से जो बल्ब बन के आता है वो तेजी से बिकता है क्योंकि वो कम मूल्य पर रहता है। जो भारतीय बल्ब जो है वो कम बिकता है क्योंकि उसका मूल्य अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में जो है ना, हमारी भारत की कंपनी क्या होता है, पिछड़ जाती है। हालांकि इस पर भी काम किया जा रहा है, भारतीय कंपनी भी कोशिश होती है कि उसी रेट पर, है ना, अच्छा सुविधा दिया जाए। तो आगे देख लेते हैं। श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव, मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। ठीक है, एक समाज का एक बड़ा वर्ग है ना, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उन पर वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो मध्यम छोटे उत्पादक है, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कृषि में तो समस्या है ही, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर संकट उत्पन्न हो रहा है कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण। तो ये था हमारा वैश्वीकरण चैप्टर, जो पार्ट 3 था, और इसमें हमने पूरा जो भी बातें थी इसमें बची उसको हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।